नमस्कार दोस्तों दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। और देखिए क्या है कि अभी बहुत सारी गुत्थी ऐसी है जो अभी सुलझना बाकी है और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसके पीछे लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि देखिए इनिशियली जो सोचा जा रहा था कि जो पूरा ब्लास्ट है बहुत ही प्लान तरीके से बड़े स्तर पर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो पूरा बॉम्ब है वो भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। आप देख सकते हो ये खबर, रेड फोर्ट कार्ड ब्लास्ट नॉट सुसाइड अटैक, बॉम्ब वॉजंट फुल्ली डेवलप्ड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि देखो ब्लास्ट तो हुआ, बॉम्ब था, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड का मतलब क्या होता है तो इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, कल जो है इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ, तुरंत पाकिस्तान ने उसका ब्लेम भारत पर डालने की कोशिश की और कल देर रात को भारत ने करारा जवाब दिया। वो सारी चीजें जो अभी तक डेवलपमेंट हुआ है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो 2026 के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट हो चुका है। आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए जो आपको तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है वो कराई जाएंगी और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। आप सब जानते ही हैं कि 10 तारीख को सुबह जो है Hyundai i20 कार HR26 जो गुरुग्राम का नंबर है वो आपका फरीदाबाद से निकलता है, बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली के अंदर एंटर करता है। और दोपहर को लगभग 3:30 बजे के आसपास आप देख सकते हो लाल किले के पास ये जो पार्किंग स्पॉट है वहां पर ये गाड़ी जाती है और लगभग 2-2.5 घंटे तक वहीं पर ये गाड़ी रहती है। फिर 6:30 बजे के बाद जो है गाड़ी ये निकलती है और आप देख सकते हैं इसका जो पूरा रूट है, यहाँ पर लाल किला का मेन एंट्रेंस है, उसके जस्ट अपोजिट में ये चांदनी चौक रोड है। अगर आप गए हुए दिल्ली आप सब जानते ही होंगे, यहाँ पर जैन मंदिर है जो लाल रंग का होता है, लाल मंदिर जिसको कहा जाता है। और उसी के नज़दीक यहाँ पर ट्रैफिक लाइट था और उसके जस्ट पहले ये जो गाड़ी थी i20 वो धीरे धीरे स्लो मोशन में चलती है और वहाँ पर जैसे ही रुकती है तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। और कम से कम अभी तक आप देखिए कम से कम 12 से 13 लोग मारे जा चुके हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सब पीछे लगी हुई हैं ताकि इसके बारे में जाना जा सके। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये ब्लास्ट हुआ अभी तक क्या सोचा जा रहा था, इनिशियल अजम्पशन क्या था। जाहिर सी बात है जिस तरह का इंपैक्ट हुआ, जिस तरह का ब्लास्ट हुआ, तो ये फिदाइन अटैक की तरह देखा गया, सुसाइड अटैक। और जो व्हीकल बॉर्न आईडी है उसके तहत देखा गया कि बड़े स्तर पर ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। और सिंबॉलिज्म परस्पेक्टिव से, क्योंकि लाल किले के सामने करना, एक पूरे दुनिया को मैसेज सेंड करना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो पूरा केस है ऑब्वियस सी बात है एक टेरर एक्ट के तहत देखा गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो मैंने आपको बताया ना ब्लास्ट की टाइमिंग, लोकेशन, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका, शाम के समय करना, तो ऐसा लग रहा था कि जो पूरा आप सब ने देखा ही होगा कि फरीदाबाद में जिस तरह से रेड किया गया और वहाँ पर जो एक्सप्लोसिव बरामद हुए, जो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक का, उसका लिंक डायरेक्ट आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, ये जो टेररिस्ट था, यहाँ पर आप देख पाओगे उमर उन नबी, इसने जो पूरा ब्लास्ट किया। तो बेसिकली मैं देख रहा था कि जो मीडिया पर्सन्स हैं वो इसके घर भी गए, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जब इसके घर गए। और काफ़ी देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी अच्छी से नज़र होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब मीडिया ने पूछा उनसे तो फैमिली पूरी तरह से शॉक में थी, डिसबिलीफ में थी। फैमिली का ये कहना था कि जो डॉक्टर नबी है ही वॉज अ रिलीजियस ओरिएंटेड पर्सन एंड पैशनेट क्रिकेटर, जो पिछले साल दिल्ली के लिए चला गया था। मतलब फैमिली का ऐसा मानना है कि उनको कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है एंड पूरी तरह से वो शॉक में है कि वो ऐसा कर भी सकता है। तो कई बार देखो भारत सरकार कई बार ये चीज़ कहती है, स्पेशली जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो रेडिकलाइज तो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर कितने मासूमे के जाने चली गई इस पूरे चक्कर में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था ना कि आखिरकार इस अटैक को अब दूसरे एंगल से क्यों देखा जा रहा है। हो सकता है ये जो अटैक है वो पैनिक में करने की कोशिश की गई हो। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्या क्या सबूत अभी तक सामने आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी तक देखी गई हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ की ऑब्जर्वेशन। ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ वहाँ पर कोई क्रेटर क्रिएट नहीं हुआ था। देखो क्या होता है ना, कोई भी हाई ऑर्डर जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जब भी कोई बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे मान लो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, तो उसके नीचे वहाँ पर उस ग्राउंड पर बड़ा क्रैटर जैसा, एक गड्ढा जैसा क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। आपको पता रहता है कि जो पूरा बॉम्ब है काफ़ी हाई इंटेंसिटी का था,
जानबूझकर इसको ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। तो आपको ये चीज़ें दिखती हैं, ये एक पैटर्न होता है। नॉर्मली हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे जब भी इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी गई। लेकिन ये वाले ब्लास्ट में ज़मीन पर कुछ हुआ ही नहीं एक्चुअली। वहाँ पर जो डिप्रेशन वगैरह क्रिएट होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरह का ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है कि कोई भी बॉम्ब वगैरह अगर आप देखोगे जो बनाया जाता है उसमें शार्प जैसी चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं, जैसे कांटी हो गया, इस तरह की जो शार्प चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर होता है, ताकि जब बॉम्ब फटे तो आसपास ज़्यादा इम्पैक्ट हो। अब हुआ क्या कि ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ था उसमें अब ये देखने को मिल रहा है कि जो आसपास गाड़ियाँ थी, क्योंकि शाम का समय था, भीड़ भाड़ का इलाका था, आसपास जो गाड़ियाँ थी वो बर्न होना स्टार्ट हो गई। जलने की वजह से आसपास बेसिकली बर्न की वजह से ज़्यादा इंजरी हुई है रादर दैन बॉम्ब फटने की वजह से। बॉम्ब तो फटा नो डाउट, लेकिन जो फटने का असर नॉर्मल हमें देखने को मिलता है, नॉर्मली जिस तरह के ब्लास्ट वगैरह होते हैं, उससे ये थोड़ा सा अलग हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंजरीज बर्न की वजह से हुई। और तीसरा यहाँ पर आप समझिए इनकम्प्लीट बॉम्ब डिवाइस। मैंने आपको बोला ना कि ये बॉम्ब पूरी तरह से क्यों नहीं था, क्योंकि इस बॉम्ब के अंदर एक तो जो शार्प जो चीज़ें डाली जाती हैं वो था नहीं इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली वो तभी होता है ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। और साथ ही साथ जो आईडी है वो फुल्ली तरह से असेंबल्ड नहीं था, मतलब जो डिटोनेटर और ट्रिगर मैकेनिज्म होता है वो इम्प्रॉपरली कनेक्टेड थे, मतलब डिवाइस अनस्टेबल था, अभी डिवाइस पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। एंड दैट इज वाई ये सारे जो रीजन है इसी की वजह से कहा जा रहा है कि ये हो सकता है मिस हैंडल किया हो, ये पैनिक में जो पूरा डिवाइस है वो ट्रिगर किया हो। इन्वेस्टिगेटर्स हो सकता है इस चीज को मान के चल रहे हो कि एक्सीडेंट हो सकता है या फिर पैनिक में ये सिचुएशन हुई हो। देखो क्या है ना, मैंने आपको बोल रहा था कि फरीदाबाद में जिस तरह से रेड हुआ तो जो अटैकर है वो पैनिक में आ गया होगा कि वो भी हो सकता है पकड़ा जाए। और देखो क्या है ना कि ये जो फरीदाबाद में जिस तरह से चीज़ें बरामद हुई, हो सकता है बहुत बड़ी साजिश के तहत देश के अलग अलग हिस्से में जो एक सीक्वेंस तरीके से बॉम्बिंग होती है वो कराने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसीज ने पहले ही इतने सारे एक्सप्लोसिव वगैरह पकड़ लिए थे, इसी की वजह से हो सकता है ये जो पर्सन था, ये जो आप देखे सीसीटीवी में जो कैप्चर हुआ उमर उन नबी, ये पैनिक में आ गया होगा और अभी बॉम्ब पूरी तरह से तैयार नहीं था, उसी को इसने ब्लास्ट कर दिया। तो ये एक बड़ा एंगल है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। और मैंने आपको बताया ना लैक ऑफ सेकेंडरी ब्लास्ट, जब भी इस तरह के टेररिस्ट के द्वारा इस तरह के ब्लास्ट किए जाते हैं तो आपको सीक्वेंस में चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ब्लास्ट वगैरह नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हमारी एजेंसीज ने पहले ही रेड के थ्रू इन सारी चीज़ों को पकड़ लिया था, और इसीलिए हो सकता है ये पर्सन पैनिक में आया हो और इसने ब्लास्ट कर दिया हो। खैर यहाँ पर फॉरेंसिक और टेक्निकल फाइंडिंग्स यही सारी चीज़ें हैं, आपको समझना है कि एक्सप्लोसिव का जो कॉम्पोजिशन है मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट, और बताया जा रहा है, मैं देख रहा था कुछ मीडिया में 80 किलो बताया जा रहा है कुछ इस तरह का अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आरडीएक्स नहीं था। देखो आरडीएक्स तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इनफैक्ट जब फरीदाबाद में पहले दिन रेड किया गया था 9 तारीख को, तब 350 किलो का कई मीडिया में रिपोर्ट चल रही थी कि आरडीएक्स पकड़ा गया, लेकिन वो आरडीएक्स नहीं था। बाद में इसको गलत किया गया और कहा गया कि अमोनियम नाइट्रेट है। देखो मैं भी शॉक में आ गया था। 350 किलो आरडीएक्स समझते हो आप, इसका ये बहुत ज़्यादा आप बड़े स्तर पर ब्लास्ट कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, कई बिल्डिंगें उड़ा सकते हैं। 350 किलो आरडीएक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये अमोनियम नाइट्रेट था। फिर ब्लास्ट का पैटर्न मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो डैमेज हुआ है चांदनी चौक में, ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के पास, तो वो बेसिकली फायर की वजह से ज़्यादा आपको डैमेज देखने को मिलेगा। डिटोनेटर और जो वायरिंग वगैरह थी वो इनकन्सिस्टेंट थी, सही से बनाया नहीं गया था, और जो बॉम्ब के अंदर बॉल बेयरिंग वगैरह शार्प जैसी चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर देखने को नहीं मिली। और इन्वेस्टिगेशन का ट्रायल और अरेस्ट आप सब जानती हैं कि कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर जो फरीदाबाद में घरों पर जो रेड वगैरह किया गया उसमें पुलिस ने एक्सप्लोसिव्स तो बरामद किए, 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर्स, एक राइफल, 12 सूटकेस, एक लखनऊ से महिला डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया, उसके गाड़ी में राइफल मिला था। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरेज वगैरह हैं दिल्ली से फरीदाबाद सबको खंगाला जा रहा है। ओनरशिप रिकॉर्ड देखी गई गाड़ी की कि एग्जैक्ट ओनर कौन है। डिजिटल और फॉरेंसिक कोरिलेशन देखा जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो फ़ोन रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उन सबको यहाँ पर क्रॉस चेक करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो ये एंगल है, आई होप आप समझ रहे होगे। दूसरा क्या हुआ कि कल जो है इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है, और देखो जैसे ही ब्लास्ट हुआ
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इसको भारत के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा था। क्या है कि कल मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर सुसाइड बॉम्बिंग होती है। कहाँ पर? बेसिकली एक पुलिस वैन था उसके नज़दीक, और बताया जा रहा है कि जो सुसाइड अटैकर था वो बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं घुस पाया और बाहर ही यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। कम से कम 12 लोगों की जानें गई इसके अंदर। और इनिशियल जो रिपोर्ट सजेस्ट किया गया उसमें बताया गया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ही एक स्प्लिंटर ग्रुप है, जमात उल अहरर, उसने ये पूरा कराया है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप सब जानती हैं कि पाकिस्तान इस समय कितना ज़्यादा उसको लेकर अफगानिस्तान के साथ जंग हो रखी है एक प्रकार से। यहाँ पर पाकिस्तान बार बार कहना है कि टीटीपी को पनाह देता है अफगानिस्तान, और वो लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा इधर इधर आकर जो है ब्लास्ट करने लगते हैं। तो एक पूरा एंगल आपको ये देखने को मिल रहा था। तो जैसे ये ब्लास्ट हुआ, तुरंत पाकिस्तान ने क्या किया? भारत पर ब्लेम कर दिया। और वो भी कौन? शहबाज शरीफ। मतलब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तुरंत ये चीज कह रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। उसने, शहबाज शरीफ ने एक पूरा ट्वीट किया हुआ है इसको लेकर। और देखो, यही चीज कहते हैं ना कि कितना सेंसिटिव है आप चीजों को लेकर। आप बस हवाई बातें करते रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। देखो, अभी तक मैं आपको बता दूं कि ये टेररिस्ट जो अटैक हुआ है, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, अभी तक, क्योंकि भारत के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाते तब तक हम चीज़ों को लेकर ब्लेम नहीं करते हैं डायरेक्टली। हमें पता है कि हाँ, पाकिस्तान की तरफ से हुआ होगा, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखोगे भारत सरकार का, वो तब तक हम नहीं बोलेंगे पाकिस्तान का जब तक हमारे पास एक प्रॉपर सबूत ना हो। क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो एक चीज़ों का सबूत देती है। पहलगाम में जो हुआ, जैसे हमें पता चला कि इसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के साथ है, हमने उस चीज़ को रखा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो पूरा लिंक एक प्रॉपर स्टैब्लिश सबूत के साथ हमें चीज़ें नहीं मिल जाती, तब तक सरकार उस चीज़ को नहीं रखेगी। लेकिन शहबाज शरीफ क्या है, तुरंत उन्होंने बोल दिया, मतलब अगेन वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में तो ब्लास्ट होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान तालिबान ने यह भी कह दिया था, जो तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, कि टीटीपी को बढ़ाने वाला कौन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तान ने जिस तरह से बॉर्डर एरियाज पर वगैरह पर अटैक किए हैं, इसी की वजह से तो टीटीपी एक प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। तो ये चीज पाकिस्तान समझने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान ने भी कोई वेरीफाइबल एविडेंस, फॉरेंसिक प्रूफ दिया ही नहीं, बस यूं ही बोल दिया। और इसी का जवाब कल देर रात को मैं देख रहा था, भारत की तरफ से दिया गया। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने पाकिस्तान का ये जो आरोप है भारत के ऊपर, इसको बेसलेस करार दिया, अनफाउंडेड करार दिया। जो स्पोक्स पर्सन है हमारे रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो प्रिडिक्टेबल टैक्टिक है कि भारत पर जो है बस ब्लेम डाल दो बिना कोई सबूत के। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी इज फुल्ली अवेयर ऑफ रियलिटी, और यहाँ पर पाकिस्तान के झांसे में वो नहीं आएंगे। सो न्यू दिल्ली एम्फसाइज दैट पाकिस्तान रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू इंटरनेशनलाइज इंटरनल इश्यूज थ्रू फैब्रिकेटेड एक्विजिशन, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है। इसी तरह की चीज़ें आप करते रहोगे तो जो भी अपडेट आएगा दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत थी, और मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगा, देखो, हो सकता है कि देश में एक बहुत बड़ा हादसा टल गया हो। जिस तरह से प्लानिंग की जा रही थी, जिस तरह से बड़े स्तर पर एक्सप्लोसिव बरामद हुए, तो हो सकता है कि ये वाला भी जो अटैकर था जिसने ये ब्लास्ट किया रेड फोर्ट के सामने, हो सकता है कि ये बाद में अटैक करने वाला था, लेकिन क्योंकि ये पैनिक में आ गया, बाकी इसके साथी पकड़ा गए, तो मे भी शायद इसी की वजह से पैनिक में ये ब्लास्ट हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि देखो, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा गैस या वेपर रिलीज होता है जब अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड जो एक्सप्लोसिव होते हैं, बॉम्ब होते हैं, जब उसको डिटोनेट किया जाता है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है, पर्सनल मेंटरशिप से लेकर 250 घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CSAT, सब कुछ कवर होगा। आपको बस यूज़ करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।